अब हम आते हैं संसद पर। संसद का गठन होता कैसे है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हैं। इनका गठन कैसे होता है, अब इस पर चर्चा करें। कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनती है। नीचे के जो 3 अंग हैं उनसे मिलकर संसद बनती है, ये तो बताया आपको। यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद द्वारा कानून बनाए जाने पर वह कानून तब तक नहीं माना जा सकता जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। इसलिए वह भी व्यवस्थापिका का हिस्सा है, विधायिका का हिस्सा है। राज्यसभा और लोकसभा ने कोई सा भी कानून बनाया हो, बनाने का अर्थ है कोई सा भी कानून पारित कर दिया हो, बहुमत से पास कर दिया हो, तो वो स्वयमेव कानून नहीं बन जाता। अभी तो आधा काम ही हुआ है कि उसे जनता के प्रतिनिधियों ने पारित कर दिया है, ये बात अभी हुई, पहला चरण। लेकिन उसके बाद पारित हुआ कानून राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति यदि उसे उचित समझता है तो उस पर हस्ताक्षर करके कानून बनने की अनुमति दे देता है, अनुमोदित कर देता है। कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं कहलाता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। अर्थात कानून और राष्ट्रपति के बीच में बहुत गहन संबंध है। यहाँ तक राष्ट्रपति विधायिका में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात स्पष्ट हो गई कि बिना उसके हस्ताक्षर के संसद कितने भी विधेयक पारित कर ले, कितने भी बहुमत से, कितने भी पुरजोर प्रयास कर ले, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वह कोई मायने नहीं है, वह विधेयक ही रहेगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी वह कानून बनेगा और तभी विधायिका का कार्य पूर्ण माना जाएगा उस कानून के मामले में। राष्ट्रपति के बाद दूसरा अंग होता है राज्यसभा। राज्यसभा जैसा शब्द से स्पष्ट है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सदन है केंद्र में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए। राज्यों का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत एक संघ है और संघ में राज्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र में एक सदन है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा कहते हैं। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, यानी अपर हाउस, उच्च सदन या वरिष्ठ सदन। इसके बारे में विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये जान लें कि इनके सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, जिसका जिक्र मैंने निर्वाचन प्रणाली की चर्चा के दौरान उस अध्याय में किया था, उसे कहते हैं एकल संक्रमणित अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय, और उसके बाद अनुपातिक, अनुपात में, और फिर प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपात में प्रतिनिधित्व होता है, हर राज्य के लिए कुछ सीटें होती हैं। अनुपात किसका? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें होती हैं। तो राज्यसभा जो है वह राज्यों का सदन है जो राज्यों को प्रतिनिधित्व देती है, पहली बात। दूसरा, इसे उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं, वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। तीसरा, इसके निर्वाचन की प्रक्रिया कहलाती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है। जनता इन प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती, इनका चुनाव राज्य की, संबंधित राज्य की विधानसभा करती है।
इनका चुनाव संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य करते हैं, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है। और पांचवी बात जो राज्यसभा के बारे में अभी फ़िलहाल आपको जानना है वह है, इसमें 12 सदस्य नामित होते हैं, मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य नामित मनोनीत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। छठवां बिंदु, इसकी कुल सदस्य संख्या 250। ये 250 में 12 नामित हैं और शेष का चयन संबंधित राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, क्योंकि हर राज्य को राज्यसभा की कुछ सीटें आनुपातिक दृष्टि से अलॉट की गई हैं। उस अलॉटेड सीट के लिए उस राज्य के विधानसभा के प्रतिनिधि चुनाव करते हैं सदस्यों का, जो राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के बारे में जानने के बाद अब हम तीसरे अंग पर आए। किसके तीसरे अंग? विधायिका के, और वह है लोकसभा, अर्थात हाउस ऑफ पीपल। लोक माने जनता, पीपल, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल अर्थात लोकसभा संसद का सबसे लोकप्रिय सदन, और दूसरी बात यह, इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। जैसे राज्यसभा को अपर हाउस, ऐसे लोकसभा को लोअर हाउस। तीसरी बात, इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, अप्रत्यक्ष नहीं। जनता स्वयं चुनकर सदस्यों को भेजती है, इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रणाली होता है। दूसरा, प्रत्यक्ष प्रणाली के अलावा इसमें बहुमत के आधार पर चयन होता है, साधारण बहुमत, बहुमत ही नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट के आधार पर चयन होता है, जो सबसे आगे उसका चयन। जबकि राज्यसभा में किस आधार पर होता है? राज्यसभा में, जिसको मैंने कहा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके तहत होता है। यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधि, यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि, और कौन? जो सबसे आगे है मतदान में, मतगणना में जो सबसे ज़्यादा पाया वही। पांचवा बिंदु, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, जबकि राज्यसभा की 250। इन 545 में 2 सदस्य जो हैं वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। एंग्लो इंडियन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 लोग नामित होते हैं, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो कुल मिला के सदन के दोनों सदनों में मिलाकर राष्ट्रपति कितने लोगों को नामित करता है? 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, 14 लोगों को नामित करता है। कुल सदस्य संख्या लोकसभा की 545, जिसमें चुने हुए लोग होते हैं 543। इस प्रकार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसको मिलाकर संसद कहते हैं। इसका संयुक्त नाम है संसद। दूसरे शब्दों में मैं पुनः कहूँगा कि संसद का अर्थ, संसद में राष्ट्रपति भी शामिल है। अब अगला सवाल ये आता है, हमें संसद क्यों चाहिए? विधायिका की जरूरत क्या है? विधायिका कितनी आवश्यक है? तो चलिए हम जाने थोड़ा विधायिका के कार्य और उनकी भूमिका, क्या काम करती है। फंक्शंस एंड रोल ऑफ लेजिस्लेचर। हर राज्य में व्यवस्थापिका के कार्य एक जैसे नहीं होते। अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका के अलग अलग कार्य हैं। शासन प्रणाली भी अलग अलग होती, तो अलग अलग शासन प्रणाली के कारण विधायिका की भूमिकाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। और शासन प्रणालियों की बात करें तो मैंने पूर्व में बताया है, पूर्व के अध्याय में, कितने तरह की, विभिन्न तरह की शासन प्रणालियां दुनिया में हैं।
अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, संसदीय प्रणाली आदि आदि। और इन सब जगह में व्यवस्थापिका की भूमिका थोड़ी बदल जाती है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करें, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहाँ पे व्यवस्थापिका की प्रमुख रूप से जो भूमिका है वो कुछ इस तरह है, जिसे हम एक के बाद एक समझें। लोकतांत्रिक देशों में सबसे पहला कानून निर्माण संबंधी काम, सबसे महत्वपूर्ण काम इसका होता है कानून निर्माण संबंधी। देश में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वह संसद पर है, व्यवस्थापिका पर है। और ये कानून कैसे बनते हैं, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है, पर संक्षिप्त में यहाँ पे इतना जान लें कि कानून बनाने संबंधी कार्य इसके सबसे महत्वपूर्ण काम है। और कानून बनाते समय उस कानून पर पहले बहस होती है। संसद के अंदर जो 543 प्रतिनिधि है, मैं भारत के संबंध में बात करूं तो इनके बीच में बहस होती है। कानून और विधेयक में हम पहले अंतर भी थोड़ा समझ लें। विधेयक वह प्रस्ताव है जो सदन में लाया जाता है कानून बनाने के लिए, और कानून राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद बनता है। तो मैं विधेयक की बात यदि करूं तो विधेयकों पर पहले संसद के अंदर बहस होती है, वाद विवाद होता है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, इस विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होती है, और उसके बाद फिर कानून बनता है जिस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने आवश्यक है। इसके अलावा व्यवस्थापिका एक काम है पुराने और नए कानून बनाना तो है ही, इसके अलावा इसका काम है पुराने कानून और वर्तमान में जो कानून है उसमें कुछ संशोधन करना हो, बदलाव करना हो, समाप्त करना हो, क्योंकि वे पुराने हो गए हैं, अब उनका कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसा कार्य भी व्यवस्थापिका करती है, कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन या उसे हटाने का काम करना। दूसरा कार्य इसका क्या है? संविधान संशोधन का कार्य। यह संविधान संशोधन का कार्य क्या है? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, संशोधन अर्थात बदलाव। जिन देशों में का संविधान परिवर्तनशील है, जैसे भारत का संविधान भी परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ इसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। संविधान में नहीं, संविधान की मूल भावना में नहीं, संविधान के कुछ हिस्सों में ये बदलाव का प्रावधान है, समय के साथ साथ बदलती ज़रूरतों के साथ साथ। तो ऐसे परिवर्तनशील संविधान जहाँ हैं वहाँ पर संसद का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है समय के साथ साथ कानूनों में परिवर्तन करना। भारत में विवाह की उम्र 21 वर्ष थी पूर्व में, पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अब वो 25 कर दी गई है। मतदान की आयु पहले पूर्व में 21 वर्ष थी, अब वो घटाकर 18 कर दी गई है। ये बदलाव की ज़रूरत थी, समय के साथ बदलने की, तो इसे हम संशोधन कहते हैं। संविधान के किसी एक कानूनी प्रावधान में परिवर्तन करना संशोधन कहलाता है। ये जो संशोधन का काम है ये भी संसद का है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। संविधान संशोधन की जिम्मेदारी संसद के ऊपर है। इंग्लैंड की संसद को तो संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार है। इंग्लैंड की यदि बात करें तो इंग्लैंड की संसद वो सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती, बाकी वो सब कुछ कर सकती। इतने ज़्यादा अधिकार उसको संशोधन के हैं इंग्लैंड में। पर भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत में संशोधन करने का प्रावधान है। बदलते समय, बदलते परिप्रेक्ष्य में संविधान में कुछ बदलाव का प्रावधान है, पर यह बदलने की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी इंग्लैंड में, जहाँ पर
होमलैंड के अनुसार स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री छोड़कर बाकी सब कुछ बदला जा सकता है ब्रिटिश संसद द्वारा। संसद के कार्यों में उसको तीसरे कार्य को हम कह सकते हैं प्रशासनिक कार्य। पहले दो कार्य जो बताए वो कानूनी क्षेत्र से संबंधित थे, कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित थे, जो उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये वाला कार्य है प्रशासनिक कार्य। क्या संसद का भी कुछ प्रशासनिक काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क? वैसे देखा जाए तो व्यवस्थापिका या विधायिका प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक कार्य में भाग नहीं लेती, प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक कार्य में भाग नहीं लेती, ये बात आप पहले समझ लें। परंतु कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हुए वो प्रशासनिक कार्य ही तो करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, कार्यपालिका को अपने दायरे में रखने के लिए रखने की सुनिश्चितता करना, ये कार्य करते हुए विधायिका भी प्रशासनिक कार्य करती है। कार्यपालिका को कैसे वो बांध के रखती है, ऐसे क्या ताने बाने हैं हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में या हमारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में, जिसके आधार पर सुनिश्चित होता है कि कार्यपालिका नियंत्रित रहे और इस नियंत्रण करने की जिम्मेदारी विधायिका की है। यदि आप यहां एक पहले फ्लो चार्ट फिर देखिए, राष्ट्रपति आपने देखा वो संसद का भी और कार्यपालिका का भी अंग है। और कार्यपालिका का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने दो तरह की कार्यपालिका का जिक्र किया था। एक कहलाती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी कहलाती है ब्यूरोक्रेसी, स्थायी कार्यपालिका। इसमें कार्यपालिका में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्री जो हैं वे राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का अंग हैं। अब ये प्रधानमंत्री और मंत्री आते कहां से हैं? ये आते हैं विधायिका से चुनकर। विधायिका के चुने हुए लोगों में ही, विधायिका में चुने गए लोगों के बीच से ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं। दूसरे शब्दों में, कार्यपालिका के, राजनीतिक कार्यपालिका के इन सदस्यों का वजूद जो है, औचित्य जो है, लोकस स्टैंडाई जो है, वह विधायिका के सदस्य होने के नाते है। चूंकि वे विधायिका के सदस्य हैं इसलिए वे कार्यपालिका के सदस्य हैं, और जब विधायिका के सदस्य नहीं रहेंगे, ये कार्यपालिका के, राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य उसी दिन से नहीं रहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो या उसके सदस्य हों। उस हद तक मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। संसदात्मक प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद यानी राजनीतिक कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका वजूद, उसका अस्तित्व तो विधायिका के कारण है, तो इसलिए वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। और उसे ये भी मालूम है कि विधायिका में जनता के प्रतिनिधि हैं और इस प्रकार उनको जनता के प्रति उत्तरदायी होना है। उस हद तक ये लोग विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं और उसके नियंत्रण में रहते हैं। जब तक विधायिका का विश्वास इस मंत्रिपरिषद को है, जब तक विधायिका का विश्वास इस राजनीतिक कार्यपालिका पर है, तब तक वो अपने पद पर हैं। जिस दिन विधायिका ने अपना विश्वास इन पर अपना विश्वास खो दिया, उस दिन कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका समाप्त। वो वाली कार्यपालिका समाप्त और नई कार्यपालिका आएगी, अर्थात नया मंत्रिमंडल आएगा, नया मंत्रिपरिषद आएगा। प्रश्न पूछना
काम रोको प्रस्ताव रखना, निंदा का प्रस्ताव करना, अविश्वास का प्रस्ताव करना, ये सब क्या है? ये शब्द आपने चुने होंगे। प्रश्न पूछने का काम रोको प्रस्ताव का रखना, निंदा करने का प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, और भी ऐसे कई प्रावधान हैं हमारी संसदीय प्रणाली में जिसके तहत संसद के सदस्य मंत्रिपरिषद से सवाल जवाब कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, अविश्वास का प्रस्ताव कर सकते हैं, आदि आदि। संसद सदस्य अर्थात विधायिका मंत्रिपरिषद से ये सब कर सकती है, अर्थात कार्यपालिका के ऊपर ये सब कर सकती है। तो नियंत्रण किसका हुआ? विधायिका का। और ऐसा करते हुए विधायिका जो है वह एक तरीके से प्रशासनिक कार्य कर रही है। इस प्रकार इन माध्यमों से प्रश्न उठाते हुए अविश्वास पारित करने का, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, निंदा प्रस्ताव के माध्यम से और अन्य कुछ जरियों से वह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका उसके नियंत्रण में रहे। तो ये हो गया उसका प्रशासनिक कार्य। अब चौथा कार्य है आर्थिक कार्य। संसद के आर्थिक कार्य क्या हैं? व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ये तो मालूम हुआ। व्यवस्थापिका इसके साथ ही राज्य के या देश के व्यय पर, वित्त पर भी नियंत्रण रखती है। वित्त पर नियंत्रण रखने का काम व्यवस्थापिका का है। और वित्त का संबंध किससे है? बजट से, आय व्यय, कराधान से है, कर प्रस्तावों से है। व्यवस्थापिका ही नए कर लगा सकती है, पुराने हटा सकती है, कर के रकम में संशोधन कर सकती है और किस मद में कितना खर्च करना है ये तय करती है, उसकी अनुमति देती है, उसकी स्वीकृति देती है। और ऐसा करते हुए वह क्या करती है? सरकार के खजाने पर नियंत्रण रखती है। तो व्यवस्थापिका का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है देश के खजाने पर नियंत्रण रखना, सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय पर पैनी नज़र रखना, करों का प्रावधान, करों में बदलाव, नए करों का आना, जीएसटी जैसे नए कर, ये व्यवस्थापिका के अनुमोदन पर आता है, व्यवस्थापिका के द्वारा पारित करने पर ही लागू होता है। प्रधानमंत्री अपने स्वयमेव ये कर नहीं ला सकते, राष्ट्रपति स्वयं होकर ऐसा कोई सा कराधान नहीं ला सकते, ये तो संसद ही केवल कर सकती है। और इस प्रकार संसद का एक आर्थिक काम, आर्थिक मुद्दे से जुड़ा हुआ काम है देश के खजाने पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना प्रधानमंत्री, दूसरे लोग तो क्या, प्रधानमंत्री भी एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते। व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना राजकोष का एक पैसा भी व्यय नहीं किया जा सकता। पाई पाई के लिए संसद की अनुमति की जरूरत होती है। उनकी अनुमति के बिना सरकार, प्रधानमंत्री कोई कर नहीं लगा सकते। और अनुमति का अर्थ है संसद के द्वारा बहुमत से पास होने पर ही सरकार ये सब कर सकती है। यदि सरकार ने प्रस्ताव रखा संसद में कि इतना कर इस मुद्दे पर लगाने की आवश्यकता है, संसद ने यदि पास कर दिया तो सरकार लगा सकती है। लेकिन संसद से पूछे बिना सरकार अपने आप ऐसे कोई कर के प्रावधान नहीं कर सकती। और इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संसद का एक अहम कार्य है राज्य के आय व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखना। कुल मिलाकर संसद के वित्तीय कार्य को हम कुछ इस तरह से बांट सकते हैं, जिसमें पहला है सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज़्यादा खर्च करे, इस बात को सुनिश्चित करना, न गलत खर्च और न ज़्यादा खर्च। दूसरा, कराधान पे नियंत्रण का प्रावधान, यानी कर के बारे में
कुछ निर्णय लेने हैं तो उस पर नियंत्रण रहे। सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण, सरकार ना गलत खर्च करे और ना ज़्यादा। दूसरा, कराधान पर नियंत्रण। तीसरा, सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण। अब ये धन के प्रयोग की यदि बात होती है तो किस तरीके से उस पर लगाम रहती। पहला, खर्च किए गए धन का हिसाब देना होता। दूसरा, खर्चों का विवरण, और फिर ये हिसाब और विवरण जो है वो सदन के सामने पेश होता है। कराधान पे निर्णय या नियंत्रण की यदि बात करें तो नए कर, उस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक। पांचवा कार्य, न्यायिक। अनेक देशों में व्यवस्थापिका जो है वो न्याय संबंधी काम भी करती है। इंग्लैंड की जो अपर हाउस है, जिसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जैसे भारत में अपर हाउस राज्यसभा है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही सर्वोच्च न्यायालय है। वहाँ पे सदन का एक अंग ही सर्वोच्च न्यायालय हो गया है। फ्रांस में काउंसिल ऑफ रिपब्लिक, अमेरिका में कांग्रेस, जो सदन के ही हिस्से हैं, वे न्याय संबंधी काम भी करते हैं। भारत की संसद में न्याय संबंधी काम कौन सा किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, भारत की संसद में न्याय संबंधी काम में एक अति महत्वपूर्ण काम है और वह है महाभियोग लगाने और उसका निर्णय लेने का काम। महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट। महाभियोग क्या है, इसके बारे में विस्तार से मैंने कार्यपालिका के तहत आप लोगों को समझाया है। राष्ट्रपति पर या मुख्य न्यायाधीश पर जब किसी तरह का आरोप संसद में लगाया जाता है और उस पर मतदान होता है उसकी सच्चाई को लेकर, तो उसे महाभियोग कहते हैं। तो ये न्याय संबंधी काम ही तो है। राष्ट्रपति ने कुछ अन्याय किया हो तो देश को न्याय दिलाने के लिए महाभियोग लगाया गया, ये न्याय संबंधी कार्य के दायरे में आता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की संसद के पास न्यायिक कार्य भी हैं। छठवां कार्य, इसका संबंध है निर्वाचन से, इलेक्शन से और अपॉइंटमेंट से। इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, चुनाव और नियुक्ति संबंधी कार्य। इसमें क्या आता है? बहुत से देशों में निर्वाचन और नियुक्ति संबंधी काम सदनों के हैं। स्विट्जरलैंड में दोनों सदन मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, न्यायाधीशों का चयन करते हैं, कुलपतियों और प्रधान सेनापति का निर्वाचन करते हैं। ये स्विट्जरलैंड की संसद, उसके पास इस मामले में बहुत ज़्यादा पावर है। मंत्रिपरिषद का चयन भी संसद करती है। लेकिन भारत में थोड़ी सी स्थिति बदली हुई है। भारत में क्या होता है? भारत में संसद के दोनों सदन और विधानसभा सदस्य, विधानमंडल या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये किनका चयन करते हैं, किनका चुनाव करते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव किनका होता है भारत में? और ये लोग किसका चुनाव करते हैं? ये मैंने पिछले अध्याय में बताया था, राष्ट्रपति का। ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं।